हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, उसके बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है कैसे होते हैं, एक लिंगी प्राणी होते हैं, यानी कि नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच अलग अलग होते हैं। इनमें क्या होती है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि कॉकरोच के अंदर लैंगिक द्विरूपता जो होती है स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होती है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से पाई जाती है। अब अगर अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है, ओवरीज होती हैं उसके अंदर, यानी कि अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनियां होती हैं, ओविडक्ट होती हैं, फिर वेजाइना होता है, जेनाइटल जेनाइटल एट्रियम या फिर जेनाइटल चैम्बर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोलेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है, और लास्ट जो होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इन सभी अंगों से मिलकर क्या बनाता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कॉकरोच का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि यह है निम्न अंगों से मिलकर बना होता है, यह निम्न अंगों से मिलकर बना होता है, निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। पहला अगर बात करें तो ओवरीज होती हैं, अंडाशय होती हैं। तो सबसे एक जोड़ी क्या होते हैं, ओवरीज होती हैं। तो ओवरीज हो गया, अंडाशय। दूसरी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ओविडक्ट, अंडवाहिनियां। थर्ड बात करें वेजाइना, अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी होगी यानी कि ओविडक्ट हो गया, वेजाइना हो गया। वेजाइना के बाद में अगर बात करें तो क्या होता है, जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर बोल दो या फिर जेनाइटल एट्रियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर या क्या हो जाएगा, जेनाइटल जो एट्रियम, जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल एट्रियम बोल सकते हैं। फिफ्थ अंग जो हो जाएगा कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो हो जाएगा जेनाइटल चैम्बर के बाद में कोलेट्रियल ग्लैंड्स, कोलेट्रियल ग्लैंड्स हो जाएंगी, जिनको संग्राहक ग्रंथियां बोलते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका भाग हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्मेथिका, जो सिक्स्थ भाग हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका भाग हो जाएगा। और जो लास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोनेपोफाइसिस या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल सकते हैं, गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी कि ये जो 7 अंग होते हैं ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। कौन कौन से 7 बता दिया मैंने, ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल चैम्बर या फिर इसको बोलते हैं जेनाइटल एट्रियम, कोलेट्रियल ग्लैंड्स, स्पर्मेथिका और लास्ट जो होता है गोनेपोफाइसिस। तो इन सब के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं अंडाशय यानी कि ओवरीज। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अंडाशय, ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। जो कितने जोड़ी थे, एक जोड़ी अंडाशय प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं मादा कॉकरोच में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, मादा कॉकरोच में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, कितने जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ठीक है। मादा कॉकरोच में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, अब्डोमिनल भाग के चौथे खंड से लेकर 7वें खंड तक प्रेजेंट होते हैं। यह है उदर भाग के
फोर्थ सेगमेंट से या फिर थर्ड सेगमेंट से भी बोल सकते हैं, फोर्थ सेगमेंट से सेवंथ सेगमेंट तक उपस्थित रहते हैं। उधर भाग के कौन से सेगमेंट? चौथे खंड से लेकर सातवें खंड तक क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव फैट बॉडीज के अंदर धसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ये भी पार्श्व साइड में किस में धसे हुए रहते हैं? फैट बॉडीज में धसे हुए रहते हैं। यानी कि अंडाशय की स्थिति भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण की होती है, टेस्टिस की होती है। जो टेस्टिस होता है वो भी पार्श्व साइड में किस में धसा हुआ रहता है? फैट बॉडीज में धसा हुआ रहता है, वसाकाय में धसा हुआ रहता है। उसी प्रकार से अगर अंडाशय की बात करें तो ये बिल्कुल वृषण की तरह ही कहाँ फैट बॉडीज जो होती हैं, वसाकाय जो होती हैं, उनके अंदर धसा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये जो अंडाशय होता है या ओवरीज जो होती हैं क्या होते हैं? 8 ओवरियोल से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 लंबी नलिका रूपी ओवरियोल से मिलकर बने होते हैं। तो प्रत्येक अंडाशय 8 लंबी नलिका रूपी ओवरियोल्स से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ओवरियोल्स से बने होते हैं। यानी कि इसमें कैसे होते हैं? 8 लंबी नलिका रूपी क्या पाए जाते हैं? ओवरियोल्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या बने होते हैं। ठीक है, अगर अपन अंडाशय की बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा जाता है। अंडाशय को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट अगर अपन इसके रफली डायग्राम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है, मैंने बताया इसके जो अंडाशय जो होते हैं 8 लंबी नलिका रूपी किसके बने होते हैं? ओवरियोल्स के बने होते हैं। तो ये जो 8 ऐसे क्या पाए जाते हैं? नलिका रूपी ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये रफली बना रही हूँ एक बार मैं, क्या होते हैं? ये 8 ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा किसका निर्माण हो जाता है? अगर इसके पूरे की बात करें तो ये क्या हो गया? एक अंडाशय हो गया। ठीक है, अंडाशय के अंदर ये जो 8 नलिका रूपी क्या पाई जाती हैं? ओवरियोल्स पाई जाती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 8 ओवरियोल्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि अंडाशय जो होता है किससे मिलकर बना होता है? 8 ओवरियोल से मिलकर बना होता है। तो ये हो जाएंगे ओवरियोल्स। अब ये जो अंडाशय होता है इसको 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। इसका जो आगे का जो सिरा होता है वो कैसा होता है? ऐसे नुकीला होता है। ये जो सारी ओवरियोल्स होती हैं ऐसे नुकीली टाइप में होती हैं। ठीक है, ये जो एक अंडाशय की बात करें तो इसको कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। तो आगे की तरफ जो धागे होते हैं ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनको बोलते हैं अवलंबन तंतु। ये जो भाग होता है वहां होता है अवलंबन तंतु। ये कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड होते हैं और अंडाशय का क्या होते हैं? अग्र भाग की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अंडाशय का जो अग्र भाग होता है वो क्या होता है? अवलंबन तंतु होता है। अवलंबन तंतु होता है और ये कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी कि ये जो ये 8 ओवरियोल्स का जो ये अग्र भाग होता है इनको बोलते हैं अवलंबन तंतु। ठीक है, मैंने क्या बताया कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जर्मेरियम की, इस अवलंबन तंतु के नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है? जर्मेरियम होता है। ये भाग कौन सा होता है? जर्मेरियम भाग होता है। यानी कि अंडाशय को मैंने क्या बताया? 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक सबसे पहला मैंने बताया कि जो अग्र भाग होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होता है और उसको बोलते हैं अवलंबन तंतु। यानी कि आगे जो ये तंतु जैसी संरचना, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं उसको बोलते हैं अवलंबन तंतु। अवलंबन तंतु के नीचे अगर सेकंड भाग की अगर बात करें तो अवलंबन तंतु के नीचे का भाग क्या कहलाता है? जर्मेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्मेरियम कहलाता है। अवलंबन तंतु के पीछे का भाग होता है जिसे उगोनिया बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? उगोनिया का निर्माण होता है। उगोनिया का निर्माण होता है। उगोनिया का निर्माण होता है। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है? ये है जर्मेरियम।
अवलंबन तंतु के जो पीछे का भाग होता है वो क्या होता है, जर्मेरियम होता है। और इस जर्मेरियम के में किसका निर्माण होता है, उगोनिया का निर्माण होता है। ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर बात आए कि उगोनिया का निर्माण किस में होता है, तो किस में होता है, जर्मेरियम में होता है। और ये किसके, अवलंबन तंतु के पीछे का भाग होता है। अब ये जो उगोनिया होते हैं वृद्धि करके क्या बना लेते हैं, oocyte बना लेते हैं, जो नीचे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ जाते रहते हैं। यहाँ से oocyte क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते रहते हैं। अगर oocyte की बात करते हैं तो यहाँ से क्या बनते हैं, oocyte बनते हैं। जर्मेरियम में क्या बनते हैं, उगोनिया बनते हैं। उगोनिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, वृद्धि करके क्या बनाते हैं, oocyte बना लेते हैं। उगोनिया क्या करते हैं, वृद्धि करके oocyte बना लेते हैं, oocyte बना लेते हैं। अब ये जो oocyte होते हैं, यहाँ पे इस भाग में ये जो जर्मेरियम भाग होता है यहाँ पे क्या बनते हैं, उगोनिया बनते हैं। उगोनिया में धीरे धीरे वृद्धि होती है, oocyte बनते हैं। और ये oocyte जो होते हैं इधर पीछे की तरफ जाते रहते हैं। जैसे जैसे उगोनिया वृद्धि करते जाते हैं oocyte बनता जाता है। और oocyte क्या होते हैं, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ क्या रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पीछे की ओर जाते रहते हैं। फिर थर्ड जो इसका भाग होता है जर्मेरियम के बाद में, वो क्या होता है, विटेलेरियम भाग होता है। थर्ड भाग की अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है, विटेलेरियम होता है। विटेलेरियम भाग होता है। अभी जो विटेलेरियम भाग होता है इसके अंदर क्या होता है, oocyte प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जर्मेरियम से जो उगोनिया बने वो जैसे जैसे उनमें वृद्धि हुई oocyte का फॉर्मेशन होता चला गया। और वो oocyte नीचे आ रहे हैं, कौन से भाग में आ जाते हैं, विटेलेरियम भाग में आ जाते हैं। तो जो oocyte होते हैं वो विटेलेरियम भाग में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या हो गया, oocyte प्रेजेंट होते हैं। विटेलेरियम भाग में क्या हो गया, इस भाग में oocyte प्रेजेंट होते हैं। उगोनिया बने किस में थे, जर्मेरियम भाग में थे, लेकिन वो वृद्धि की उन्होंने oocyte का निर्माण हुआ, पीछे की तरफ आए और कौन से भाग में आ गए, विटेलेरियम भाग में आ गए, ठीक है। तो ये कौन से भाग में आ गए, विटेलेरियम भाग में आ गए। नेक्स्ट वेटेलेरियम भाग के बाद में क्या, कौन सा भाग होता है, ये पिछला फूला हुआ, ओवरी का पिछला फूला हुआ भाग होता है। अगर वेटेलेरियम की बात करें तो ये ओवरी का पिछला फूला हुआ भाग होता है। कैसा भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एग चैम्बर की, इसमें एक बड़ा परिपक्व अंडाणु प्रेजेंट होता है। यहाँ लास्ट में जो होता है, यहाँ क्या होता है, एग चैम्बर होता है। लास्ट में कौन सा भाग होता है, एग चैम्बर होता है। अगर लास्ट भाग की बात करें तो ये क्या होता है, एग चैम्बर होता है। अंडाशय के लास्ट भाग की बात करें तो ये क्या होता है, एक बड़ा एग चैम्बर होता है। इसके अंदर परिपक्व अंडाणु प्रेजेंट होता है। उगोनिया का निर्माण हुआ, फिर oocyte का निर्माण, उसके बाद में परिपक्व अंडाणु का निर्माण हुआ। तो जो एग चैम्बर होता है इसमें एक बड़ा परिपक्व अंडाणु होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा परिपक्व अंडाणु होता है। बड़ा परिपक्व अंडाणु होता है। ये किसकी बात होगी, एग चैम्बर की बात होगी। 4 भाग बता दिए अंडाशय के। पहला भाग जो बताया अवलंबन तंतु, फिर जर्मेरियम, जर्मेरियम के बाद विटेलेरियम, और फोर्थ जो बताया वो क्या बताया, एग चैम्बर बताया। अब फिफ्थ भाग जो होता है इसका वो होता है पेडिसेल, जो किससे जुड़ा रहता है, ओविडक्ट से जुड़ा रहता है। अब अगर अंडाशय की बात करते हैं, ये अंडाशय है। अब अंडाशय से आगे क्या निकलती हैं, ओविडक्ट निकलती हैं, या क्या निकलती हैं, ओविडक्ट निकलती हैं। अब अंडाशय का जो लास्ट भाग होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। लास्ट भाग जो होता है उसको पेडिसेल बोलते हैं। और ये जो पेडिसेल होता है किससे जुड़ा हुआ रहता है, ओविडक्ट से जुड़ा रहता है। अंडाशय का लास्ट फिफ्थ भाग जो होता है वो पेडिसेल होता है, ठूंठनुमा होता है, तंतुनुमा होता है, और किससे जुड़ा रहता है, ओविडक्ट से जुड़ा रहता है। ये भाग किससे जुड़ा रहता है, ओविडक्ट से जुड़ा रहता है। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, अंडाशय की, ओवरिज के बारे में। ये किसका है, अंडाशय हो गया। मैंने क्या बताया, जो अंडाशय होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 8 ओवरियोल्स से मिलकर बना होता है। 8 लंबी नलिका रूपी संरचना जो ओवरियोल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। अब ये जो अंडाशय होता है इसको 5 भागों में विभेदित किया जा सकता है, या 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम इसका जो आगे का अग्र भाग जो होता है, जो न्यूक्लिएटेड भाग होता है, जो थोड़ा ऐसे नुकीला होता है, वो कौन सा होता है, अवलंबन तंतु होता है। धागे समान संरचनाएं होती हैं उसके अंदर, वो क्या होते हैं, अवलंबन तंतु होता है। अवलंबन तंतु के नीचे के भाग की अगर बात करें तो वो कौन सा भाग होता है,
जर्मेरियम भाग होता है। अब ये जो जर्मेरियम भाग होता है इसमें किसका निर्माण होता है, उगोनिया का निर्माण होता है। अब उगोनिया जैसे जैसे वृद्धि करते जाते हैं oocyte का निर्माण करते हैं, और वो oocyte क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाते चले जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, विटेलेरियम में जाते हैं। अब विटेलेरियम क्या प्रेजेंट होते हैं, oocyte जो होते हैं, विटेलेरियम में oocyte आगे इकट्ठा हो जाते हैं। विटेलेरियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, oocyte प्रेजेंट होते हैं। विटेलेरियम के आगे का भाग जो होता है एग चेम्बर होता है, इसमें एक बड़ा परिपक्व अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट भाग होता है अंडाशय का वो होता है पेडिसेल। अभी जो पेडिसेल होता है ये ओविडक्ट से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि अंडाशय से क्या निकलती है, ओविडक्ट निकलती है, अंडवाहिनी निकलती है। तो उससे जुड़ा भाग अंडाशय का वह भाग जो ओविडक्ट से जुड़ा होता है कौन सा होता है, पेडिसेल होता है। तो ये बात कर ली किसकी, अंडाशय के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट सेकंड जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेने वाला जो अंग है वो कौन सा हो जाएगा, ओविडक्ट हो जाएगा। तो सेकंड हेडिंग लगाते हैं ओविडक्ट। तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी ओविडक्ट, अंडवाहिनी, ओविडक्ट या अंडवाहिनी, ठीक है। अभी जो ओविडक्ट होती है कहाँ से निकलती है, सभी अंडाशय यानी कि अंडाशय के पीछे की तरफ एक चौड़ी अंडवाहिनियां निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं, अंडाशय से निकलती हैं, अंडाशय से निकलती हैं। प्रत्येक अंडाशय से अंडवाहिनी निकलती है, यानी कि ये भी कैसे होती है, एक जोड़ी के रूप में होती हैं, ठीक है। अगर ओविडक्ट की बात करें तो ये जो दोनों ओविडक्ट होती हैं ये 7वें खंड में वेजाइना में जाके खुलती हैं। जो उसका अब्डोमिनल भाग का जो 7th सेगमेंट होता है वहाँ पे जाके किसमें खुलती है, वेजाइना में जाके खुलती हैं। तो दोनों ओविडक्ट 7वें सेगमेंट में जाकर कहाँ खुलती हैं, वेजाइना में खुलती हैं, वेजाइना में खुलती हैं। तो ओविडक्ट किस में खुल गई, वेजाइना में खुल गई। अब जो तीसरा अंग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या होता है, वेजाइना होता है। तो थर्ड हेडिंग लगा लेते हैं वेजाइना। तो अब ये जो वेजाइना होती है ये किस में खुलती है, मादा जनन छिद्र द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। दोनों ये जो अंडवाहिनियां होती हैं ये मिलकर कहाँ खुलती हैं, वेजाइना में खुलती हैं। यह 7वें खंड की मध्य रेखा पर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, 7वें खंड की मध्य रेखा पर स्थित होती है, मध्य रेखा पर स्थित होती है। तथा किसमें खुलती है, जो एट्रियम होता है, जेनाइटल एट्रियम होता है उसके अंदर खुलती है। ये किसके द्वारा, मादा जनन छिद्र द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। यह मादा जनन छिद्र द्वारा जेनाइटल एट्रियम या फिर जेनाइटल चैम्बर बोल सकते हैं, ठीक है, जेनाइटल एट्रियम में खुलती है, जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। ये किसकी बात कर ली, वेजाइना की। अब जो फोर्थ अंग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा हो जाएगा, जेनाइटल एट्रियम या फिर जेनाइटल चैम्बर। तो फोर्थ हेडिंग लगाते हैं जेनाइटल चैम्बर या फिर बोल सकते हैं जेनाइटल एट्रियम। फोर्थ अंग कौन सा हो जाएगा, जेनाइटल एट्रियम। अब ये जो जेनाइटल एट्रियम होता है इस चैम्बर में अंडों के चारों ओर ऊथिका का निर्माण हो जाता है। यानी कि जेनाइटल एट्रियम में जैसे ही अंडे आते हैं तो उसके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, ऊथिका का निर्माण हो जाता है। जेनाइटल एट्रियम क्या होता है, 7वें खंड की स्टर्नम से बनता है। कहाँ कौन से बनता कैसे है ये, 7वें खंड की, यानी कि जो जेनाइटल एट्रियम होता है ये अधर भाग के 7वें खंड की स्टर्नम से बनता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इस चेंबर में अंडों के चारों ओर ऊथिका का निर्माण हो जाता है। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें क्या हो जाता है, ऊथिका का निर्माण हो जाता है। तो इसमें लिख लेते हैं कि इस चेंबर में अंडों के चारों ओर ऊथिका का निर्माण हो जाता है। इस चेंबर में अंडों के चारों तरफ
अंडों के चारों तरफ ऊथिका का निर्माण हो जाता है। चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है? ऊथिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, जो क्या किसका निर्माण हो गया? ऊथिका का निर्माण हो गया। अब पांचवा जो इसका अंग होता है वो होता है कोलेट्रल ग्लैंड्स। कौन सा खंड होता है? कोलेट्रल ग्लैंड्स। अब पांचवें भाग की बात करते हैं, पांचवें अंग की बात करते हैं। पांचवा अंग कौन सा हो जाएगा? कोलेट्रल ग्लैंड्स। अब ये जो कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं ये क्या होती हैं? जेनाइटल एट्रियम से एक जोड़ी कोलेट्रल ग्लैंड्स निकलते हैं, एक जोड़ी अत्यंत शाखित ग्रंथियां निकलती हैं। ये कैसे होती हैं? बहुत सारी शाखाओं में विभेदित होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? संग्राहक ग्रंथियां, यानी कि कोलेट्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? जेनाइटल एट्रियम से निकलती हैं। तो ये हो जाएगा एक जोड़ी कोलेट्रल ग्लैंड्स जेनाइटल एट्रियम से कहाँ से निकलती हैं? जेनाइटल एट्रियम से निकलती हैं। जेनाइटल एट्रियम से निकलती हैं, यानी कि जेनाइटल एट्रियम से एक जोड़ी क्या निकलती हैं? कोलेट्रल ग्लैंड्स निकलती हैं। अब ये जो होती हैं कोलेट्रल ग्लैंड जो होती हैं दो होती है, एक जोड़ी के रूप में होती है, ये असमान होती है, यानी कि एक कोलेट्रल ग्लैंड जो होती है वो छोटी होती है तथा एक कोलेट्रल ग्लैंड जो होती है वो बड़ी होती है। यानी कि जो बाईं ग्रंथि होती है, जो लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, तथा जो राइट कोलेट्रल ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये सहायक ग्रंथियां होती हैं तथा दोनों ग्रंथियां जो होती हैं भिन्न भिन्न पदार्थों का श्रावण करती हैं। मैंने क्या बताया? जो कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? जेनाइटल एट्रियम से निकलती हैं। एक जोड़ी कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं और निकलती कहाँ से हैं? जेनाइटल एट्रियम से निकलती हैं। फिर ये जो एक जोड़ी कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं ये असमान आकृति की होती है, यानी कि एक जो कोलेट्रल ग्लैंड होती है वो बड़ी होती है, एक होती है छोटी होती है। अब इन कोलेट्रल ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? ये सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं? सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। यह सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं तथा ये क्या करती है? विभिन्न पदार्थों का श्रावण करती हैं तथा दोनों ग्रंथियां भिन्न भिन्न पदार्थों का श्रावण करती हैं। दोनों ग्रंथियां भिन्न भिन्न पदार्थों का श्रावण करती हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों का श्रावण करती हैं। ये किसकी बात होगी? कोलेट्रल ग्लैंड्स की बात होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्पर्मेथिका या शुक्र ग्राहक, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेथिका, यानी कि जो पांचवा अंग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कॉकरोच के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पांचवा अंग जो भाग लेता है वो होता है स्पर्मेथिका। तो पांचवी हेडिंग लगा लेते हैं स्पर्मेथिका, पांचवी नहीं छठी। जिसको क्या बोलते हैं? शुक्र ग्राहक भी बोलते हैं। स्पर्मेथिका हो गया। अब ये जो स्पर्मेथिका होता है ये क्या होते हैं? एक जोड़ी थैलीनुमा संरचनाएं होते हैं। स्पर्मेथिका क्या होते हैं? एक जोड़ी थैलीनुमा संरचनाएं होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये स्पर्म एक जोड़ी होते हैं, यानी कि दो होते हैं, और इनमें क्या होता है? इनमें शुक्राणुओं का संचय किया जाता है। स्पर्मेथिका में क्या किया जाता है? शुक्राणुओं का, यानी कि जो मैथुन के समय जो शुक्राणु होते हैं उनका संचय किसमें किया जाता है? स्पर्मेथिका में किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? दोनों जो स्पर्मेथिका मिलकर होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? जेनाइटल एट्रियम जो होता है, जेनाइटल एट्रियम में स्थित स्पर्मेथिकल पेपिली पर खुलते हैं, यानी कि एक छिद्र द्वारा किस में खुलते हैं? जेनाइटल एट्रियम में खुलते हैं, और उस छिद्र को क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिकल पेपिला बोलते हैं। ये जो स्पर्मेथिका होती है, स्पर्मेथिका क्या होते हैं? जेनाइटल एट्रियम में खुलते हैं। दोनों स्पर्मेथिका मिलकर कहाँ खुलते हैं? जेनाइटल एट्रियम में खुलते हैं, और जिस छिद्र के द्वारा ये जेनाइटल एट्रियम में खुलते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेथिकल पेपिली। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिकल पेपिली बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि ये एक जोड़ी छोटी थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं। यह एक जोड़ी छोटी थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं। छोटी
थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं, थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि दोनों स्पर्मेथिका जो होती हैं वो कहाँ खुलती है, जेनाइटल एट्रियम में खुलती हैं। तो दोनों स्पर्मेथिका मिलकर, दोनों स्पर्मेथिका मिलकर एक छिद्र द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुलती हैं। किस में खुलती हैं, जेनाइटल एट्रियम में खुलती हैं। जेनाइटल एट्रियम में खुलती हैं। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिकल पेपिली बोलते हैं। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिकल पेपिली। इस छिद्र को स्पर्मेथिकल पेपिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिकल पेपिली बोलते हैं। यानी कि जिस छिद्र के द्वारा ये जेनाइटल एट्रियम में खुलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिकल पेपिला या स्पर्मेथिकल पेपिली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करते हैं, मैथुन क्रिया के इसमें नर से प्राप्त शुक्राणुओं का संचय करते हैं। स्पर्मेथिका का काम क्या होता है, ये जो नर से प्राप्त शुक्राणु होते हैं उनको संचय करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, नर से प्राप्त शुक्राणुओं का संचय करते हैं। शुक्राणुओं का संचय करते हैं। नर से प्राप्त शुक्राणुओं को क्या करते हैं, संचय करते हैं। तो ये हो गया स्पर्मेथिका के बारे में। स्पर्मेथिका का काम क्या हो गया, शुक्राणुओं को संचय करने का काम हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या फिर गोनेपोफाइसिस। तो लास्ट हेडिंग लगाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनेपोफाइसिस। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनेपोफाइसिस। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर बात करते हैं, क्या होता है, गोनेपोफाइसिस जो होता है ये क्या होता है, जेनाइटल एट्रियम में काइटिन के बने 3 प्रवर्ध पाए जाते हैं। काइटिन के बने क्या पाए जाते हैं, 3 प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें ओविपोजिटर कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर कहते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया कि जो जेनाइटल एट्रियम होता है, जेनाइटल एट्रियम के अंदर 3 जोड़ी प्रवर्ध पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर बोलते हैं। इनको ओविपोजिटर बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि जेनाइटल एट्रियम से काइटिन के बने 3 जोड़ी प्रवर्ध निकलते हैं। जेनाइटल एट्रियम से काइटिन के बने 3 जोड़ी प्रवर्ध निकलते हैं। 3 जोड़ी प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर बोलते हैं। 3 जोड़ी प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें ओविपोजिटर्स कहते हैं। जिन्हें ओविपोजिटर्स कहते हैं। कहाँ से निकलते हैं, जेनाइटल एट्रियम से निकलते हैं। काइटिन के बने 3 प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें ओविपोजिटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये निषेचित अंडों को ऊथिकल चैम्बर में जमाते हैं। यानी जो ऊथिकल चैम्बर होता है उनमें क्या करते हैं, ये निषेचित अंडों को क्या करते हैं, भेजते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये निषेचित अंडों को, ये निषेचित अंडों को ऊथिकल चैम्बर में भेजते हैं या जमाते हैं। यानी कि ये जो ओविपोजिटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, निषेचित अंडों को ऊथिकल चैम्बर में जमाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, ऊथिकल जो चैम्बर होता है उसके पास लेके जाते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने बात कर ली किसकी,
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था कॉकरोच का, उसमें जो भाग लेने वाले अंग थे उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इसके फिजियोलॉजी की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो क्या होता है, अंडाशय के अगले भाग में अंडाणु बनते हैं। अंडाशय का जो अगला भाग होता है वहाँ पे उगोनिया का निर्माण होता है, मैंने बताया था। वहाँ क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। फिर ये क्या करते हैं, परिपक्व होने के साथ साथ नीचे जाते रहते हैं। कहाँ जाएंगे, वेटेलेरियम के पास जाएंगे। वेटेलेरियम के बाद में जो एग चेम्बर होता है वहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होते हैं, परिपक्व होने के साथ साथ नीचे जाते रहते हैं। प्रत्येक ओवरियोल्स के पश्च सिरे पर बड़ा परिपक्व अंडाणु होता है। जो एग चेम्बर होता है उसके अंदर मैंने बताया था क्या होता है, एक बड़ा परिपक्व अंडाणु प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, अंडाणु में अगर वृद्धि की बात करें कि परिपक्व अंडाणु कैसे होता है, फिर अंडाणु में वृद्धि कैसे होती है, तो किसके द्वारा होती है, योक के द्वारा होती है। क्योंकि उसके अंदर क्या भरा रहता है, योक भरा रहता है, पित्तक भरा रहता है, इसकी वजह से उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में मैथुन की क्रिया होती है, अंडा निषेचित हो जाता है। निषेचित होने के बाद अंडा जो होता है ऊथिकल चैम्बर में आके जम जाता है, ऊथिकल चैम्बर में आकर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में इतना ही है कि जो अंडाशय होता है उसके अग्रभाग में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, परिपक्व होने के साथ साथ अंडाणु जो मैंने डायग्राम में बताया था क्या आते हैं, नीचे की तरफ आते जाते हैं, वेटेलेरियम में आएंगे, वेटेलेरियम से एग चेम्बर में जाएगा। यानी कि जो उसका लास्ट भाग होता है, जो एग चेम्बर होता है, उसमें क्या होता है, एक बड़ा अंडाणु स्थित होता है। अगर अपन अंडे के बड़े होने की बात करें, अंडे में वृद्धि होने की बात करें या फिर उसके परिपक्व होने की बात करें, तो किससे होता है, योक की वजह से होता है। अंडे में क्या हो जाता है, योक जमा होने लगता है, पित्तक जमा होने लगता है, जिसकी वजह से अंडाणु का क्या होता है, वृद्धि होती है, अंडाणु में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो ये जो कॉकरोच होता है इसमें परिवर्धन की प्रोसेस जो होती है कैसे होती है, क्या होता है, मतलब कॉकरोच में क्या होता है, निषेचन होने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, विदलन की प्रोसेस होती है, विदलन होता है। विदलन होने के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। विदलन होने के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बनने के बाद वाली जो संरचना होती है उसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। यानी कि पहले विदलन स्टार्ट होता है, विदलन के बाद में क्या होता है, ब्लास्टुला बनता है। जो अंडा होता है उसमें क्या होता है, विदलन होता है, विदलन के बाद में क्या बन जाता है, ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला के बाद में जो गैस्ट्रुला भवन होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण हो जाता है। अब ये जो गैस्ट्रुला होती है इसके अंदर तीनों जो जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। इसके अंदर क्या होती हैं, तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेजोड्रम और एंडोड्रम। एक्टोड्रम, मेजोड्रम, एंडोड्रम, ये जो तीनों लेयर जो होती हैं, ये जो गैस्ट्रुला अवस्था होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इन तीनों जननिक स्तरों के द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा कॉकरोच में क्या हो जाता है, विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है, विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद से क्या होता है, जननिक स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है और ये किस में परिवर्तित हो जाता है, जो अंडा जो होता है किस में परिवर्तित होता है, निम्फ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, निम्फ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अंडे में विदलन की प्रक्रिया होती है, उससे ब्लास्टुला अवस्था बनती है, फिर गैस्ट्रुला अवस्था बनती है। गैस्ट्रुला अवस्था में जो तीनों जननिक स्तर होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, एक्टोड्रम, मेजोड्रम, एंडोड्रम। इन तीनों जननिक स्तरों से किसका निर्माण होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है और क्या बन जाता है, निम्फ बन जाता है। यह विकास जो होता है यानी कि निम्फ बनने की जो प्रोसेस होती है कितनों दिनों में कंप्लीट होती है, 5 से 13 सप्ताह में कंप्लीट होती है। 5 से 13 वीक तक, वीक में क्या होती है, कंप्लीट होती है इनकी निम्फ बनने की जो प्रोसेस होती है। अब अगर अपन कॉकरोच में कायांतरण की बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, तो कॉकरोच में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्यों बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इसलिए बोलते हैं कॉकरोच में क्योंकि इसमें जो निम्फ होता है और जो वयस्क कॉकरोच होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बिल्कुल मतलब सिमिलर से ही होते हैं। जो निम्फ की बात करें अगर, निम्फ और जो वयस्क कॉकरोच होता है, वयस्क कॉकरोच होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वयस्क कॉकरोच में क्या नहीं होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, ये जो निम्फ होता है उसके जैसे जैसे आकार में वो वृद्धि करता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, मतलब त्वचा निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रोसेस होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस होती है।
मोल्टिंग में क्या होता है, उसके जो बाह्य कंकाल यानी कि जो क्यूटिकल होती है वो उतरती चली जाती है। अब मोल्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है कॉकरोच में, क्योंकि कॉकरोच को वृद्धि करने के लिए यानी कि निम्फ को वृद्धि करने के लिए ये जो कठोर काइटिन का स्तर होता है उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके शरीर पर बाहर क्यूटिकल कठोर काइटिन का अगर स्तर होगा, बाह्य मैंने क्या बताया था, कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है किसे बनाता है, काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है, तो उस क्यूटिकल को हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे नहीं हटाया जाए तो वो कठोर होती है, उससे निम्फ की क्या नहीं होती है, वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए किसकी प्रक्रिया होती है, मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है, त्वचा निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। अब जैसे जैसे मोल्टिंग की प्रक्रिया हुई, जो बाह्य काइटिन युक्त क्यूटिकल थी उसको हटा दिया जाता है, फिर जो निम्फ बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जो निम्फ बाहर निकलता है उसको बोलते हैं, मोल्टिंग प्रक्रिया के दौरान जो निम्फ सबसे पहले बाहर निकलता है उसको बोलते हैं इमेगो, नहीं इमेगो तो लास्ट, इंस्टार बोलते हैं। यानी कि मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान जैसे जैसे मोल्टिंग की प्रोसेस होती है और बाह्य कंकाल क्यूटिकल का कंकाल निकाल दिया जाता है, उससे जो निम्फ बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेमा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, इंस्टार बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, इंस्टार बोलते हैं, इंस्टार। और ये जो मोल्टिंग की प्रोसेस होती है कितनी बार होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस जो होती है 5 से 7 बार होती है, यानी 6-7 बार मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। फिर वो क्या होता है, जो कॉकरोच होता है वैस्क में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि वैस्क बन जाता है। और फिर जो लास्ट मोल्टिंग की प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जब वो लास्ट प्रोसेस मतलब लास्ट मोल्टिंग हो रही होती है तो उसको बोलते हैं इमेगो, यानी कि जो लास्ट प्रोसेस निम्फ में जो लास्ट मोल्टिंग होती है उसको बोलते हैं इमेगो। और दो मोल्टिंग के बीच में जो समय लगता है, दो मोल्टिंग के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं स्टेडियम। ठीक है, तो ये बात होगी, यानी कि दो निर्मोचन के बीच की अवधि को, दो निर्मोचन के बीच की अवधि को, बीच की अवधि को क्या बोलते हैं, स्टेडियम, स्टेडियम बोलते हैं। मैंने क्या बताया, अगर अपन कॉकरोच के मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, कायांतरण की बात करते हैं, उनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो निम्फ होता है या फिर जो वैस्क होता है उसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब जो कॉकरोच होता है उसमें क्या होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है, 5 से 7 बार मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। मोल्टिंग की प्रोसेस क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जो निम्फ होता है उसको वृद्धि करने के लिए मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है। कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है, अगर उसके ऊपर कठोर काइटिन का आवरण पाया जाएगा तो उस निम्फ की वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो इसलिए क्या होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। अब जैसे मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, बाह्य काइटिन को निकाल दिया जाता है, बाह्य काइटिन युक्त क्यूटिकल को निकाल दिया जाता है, तो जो निम्फ बाहर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टार बोलते हैं। इस प्रकार से मोल्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है। दो मोल्टिंग के बीच में जो लगने वाला समय जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं। अब जैसे ही 5 से 7 बार मोल्टिंग की प्रोसेस हो जाती है, निम्फ की पूर्ण वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसमें जितनी वृद्धि होनी थी वो हो जाती है, तो जो लास्ट मोल्टिंग की प्रोसेस होती है उससे जो निम्फ निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, इमेगो बोलते हैं। अब ये जो इमेगो होता है, इमेगो में और जो वयस्क कॉकरोच होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि क्या होता है, वयस्क कॉकरोच में जो होते हैं पूर्ण जननांग विकसित हो जाते हैं, और ये जो इमेगो होता है इसमें पूर्णतः जननांग विकसित नहीं होते हैं। तो इसलिए जो लास्ट मोल्टिंग के दौरान जो निकलने वाला जो निम्फ होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेगो बोलते हैं। और ये वयस्क कॉकरोच से भिन्न होता है क्योंकि इसके अंदर जननांगों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, यानी कि जननांग जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार क्या चलती है, 5 से 7 बार इनमें क्या चलती है, मोल्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है, और इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि निम्फ और जो वयस्क होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिमिलर से ही होते हैं, इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनेटल चैम्बर या जेनेटल एट्रियम। फिर अगला मैंने बताया कोलेट्रियल ग्लैंड्स, स्पर्मेथिका, फिर गोनेपोफाइसिस बताया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी किसकी, अंडाशय की, ओवरीज के बारे में। तो ये क्या होता है, ये मादा कॉकरोच में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय प्रेजेंट होते हैं। 4th सेगमेंट से लेकर कौन से सेगमेंट तक पाए जाते हैं, 7th सेगमेंट तक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय 8 लंबी नलिकाकार ओवरियोल्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ओवरियोल्स से मिलकर बना होता है। अब ये जो मैंने बताया था ओवरियोल्स के बारे में या अंडाशय के बारे में कि अंडाशय को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसका जो प्रथम
प्रथम अग्रभाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अवलंबन तंतु बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड होता है, अग्रभाग होता है, ठीक है। अग्रभाग के नीचे मैंने बताया था जर्मेरियम भाग होता है, जर्मेरियम भाग में उगोनिया का निर्माण होता है, फिर उगोनिया में वृद्धि होती जाती है और वो नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। विटेलेरियम जो होते हैं वहाँ की में क्या प्रेजेंट होता है, ऊ साइट प्रेजेंट होता है। लास्ट में एग चैम्बर होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा परिपक्व अंडाणु पाया जाता है। और जो अंडाशय का लास्ट भाग होता है उसे पेडिसेल बोलते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, ओविडक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर संपूर्ण अंडाशय की बात करें तो किससे मिलकर बना होता है, 8 ओवरियोल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट जो होती है अंडाशय से निकलते हैं और दोनों ओविडक्ट जो होते हैं 7वें सेगमेंट में जाकर किस में खुलती है, वेजाइना में खुलती है। वेजाइना जो होती है 7वें सेगमेंट की मध्य रेखा पर प्रेजेंट होती है और किस में खुलती है, जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। जेनाइटल एट्रियम क्या बताया था कि इस चैम्बर में क्या होता है, अंडों के चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, ऊथिका का निर्माण हो जाता है। अंडों के चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, ऊथिका का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अंग जो बताया था वो बताया था कोलेट्रियल ग्लैंड्स। कोलेट्रियल ग्लैंड्स जो होती हैं ये सहायक ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं, दो एक जोड़ी के रूप में होती हैं और दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं, विभिन्न पदार्थों का स्रावण करती हैं। अभी जो कोलेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं निकलती कहाँ है, जेनाइटल एट्रियम से निकलती हैं। कोलेट्रियल ग्लैंड्स के बाद में अपन ने बात करी थी स्पर्मेथिका के बारे में। स्पर्मेथिका एक जोड़ी छोटी थैलेनुमा संरचना होती है और ये क्या करती है, मैथुन के समय नर से प्राप्त शुक्राणुओं का संचय करती है और ये जेनाइटल एट्रियम में खुलती है, किसके द्वारा, स्पर्मेथिकल पेपिला के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। नेक्स्ट लास्ट अपन ने बात करी थी किसकी, एक्सटर्नल जेनाइटल या गोनेपोफाइसिस की बात करी थी। ये जो होते हैं ये निषेचित अंडों को ऊथेकल चैम्बर में जमाते हैं, यानी कि जो गोनेपोफाइसिस होते हैं इसमें क्या होता है, जेनाइटल एट्रियम से काइटिन के बने 3 प्रवर्ध निकलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर बोलते हैं। यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटलिया की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ओविपोजिटर होते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं, ये निषेचित अंडों को कहाँ भेजते हैं, ऊथिकल चैम्बर के अंदर भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी कि इसका जो परिवर्धन होता है, अगर फिजियोलॉजी की बात करें ओवरी के या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो अंडाशय का निर्माण होता है, फिर अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो अंडाणु परिपक्व होते जाते हैं तथा नीचे की तरफ चले जाते हैं। फिर लास्ट में जो एग चैम्बर होता है उसके अंदर एक परिपक्व अंडाणु होता है। अगर अंडाणु की वृद्धि की बात करें तो अंडाणु में वृद्धि किसकी वजह से होती है, योक की वजह से होती है, उसमें जो पितक प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है। फिर अगर अपन इसके परिवर्धन की बात करें तो इसमें विदलन की प्रोसेस होती है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला के समय तीनों जर्मिनल लेयर बनती हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। इनके द्वारा जो होता है विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और ये जो प्रोसेस होती है यानी कि निम्फ बनने की जो प्रोसेस होती है कितने दिनों में होती है, 5 से 13 वीक्स के अंदर कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया था। कैसा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके वयस्क कोकरोच में और जो निम्फ होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए इसमें कैसा मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कॉकरोच जो होता है उसमें मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, उसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। समय समय पर उस काइटिन क्यूटिकल को हटाते जाते हैं और नई क्यूटिकल का निर्माण होता जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मोल्टिंग की प्रोसेस, त्वचा निर्मोचन की प्रोसेस। अभी जो मोल्टिंग की प्रोसेस होती है कॉकरोच में क्यों होती है, क्योंकि कॉकरोच में जो निम्फ होता है वो निम्फ क्या करता है, निम्फ को वृद्धि करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इस मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काइटिन युक्त क्यूटिकल को हटाना पड़ता है तभी निम्फ की वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे ये मोल्टिंग होती है उससे जो निम्फ निकलता है, जैसे मोल्टिंग की प्रोसेस हुई, बाह्य काइटिन युक्त क्यूटिकल को हटा दिया, अब जो निम्फ बाहर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टार बोलते हैं। और ये कितनी मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, 5 से 7 बार मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। लास्ट मोल्टिंग की प्रोसेस के बाद जो निम्फ बाहर निकल के आता है उसको इमेगो बोलते हैं। और 2 मोल्टिंग के प्रोसेस के बीच में जितना समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेटामॉर्फोसिस के बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इमेगो और वयस्क कॉकरोच की, तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जो इमेगो होता है उसमें सारे जनन अंग जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कॉकरोच का किस प्रकार से होता है, परिवर्धन के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।